हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आप सभी का स्वागत है एक और शानदार लेक्चर में। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स और कुछ अलग अलग टर्म्स जैसे कि हमारे स्ट्रेस, स्ट्रेन और कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो जाकर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देखिए, क्योंकि ये लेक्चर्स एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, तभी आपको आने वाले टॉपिक समझ में आएंगे। तो पहले जाकर पहले वाले लेक्चर्स को देख लीजिए। इसी के साथ जो नोट्स वगैरह होते हैं वो आपको हमारे कटारिया फार्मेसी के ऐप पे मिल जाएंगे, जिसे आप प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। उस पे आपको सभी सेमेस्टर के नोट्स काफी अफोर्डेबल प्राइसेस पे मिल जाएंगे और बहुत सारे एक्साइटिंग ऑफर्स भी आते रहते हैं, तो वो भी आप जाकर चेक कर सकते हो। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स के बारे में। ये हमारी यूनिट 2 का पार्ट 6 है और आज इस लेक्चर के साथ हमारी यूनिट 2 कंप्लीट हो जाएगी। इससे पहले वाले यूनिट के लेक्चर्स आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हो। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि डिफॉर्मेशन होता क्या है। अब टर्म से आपको पता लग रहा हो कि डिफॉर्म यानी शेप या उसकी साइज में चेंज आ रहा है, और सॉलिड्स के बारे में बात कर रहे हैं तो ठोस जो वस्तुएं होती है उनकी शेप या साइज में अगर कोई चेंज आता है तो उसे हम नेचुरली डिफॉर्मेशन बोलते हैं। अब डिफॉर्मेशन होता क्यों है? जब हम किसी वस्तु पर अगर फोर्स या फिर हमारा जो बल होता है वो अप्लाई करते हैं तो उसकी शेप या साइज में चेंज आता है, और उसी को हम डिफॉर्मेशन कहते हैं। उस फोर्स को हम स्ट्रेस भी बोलते हैं हमारी फार्मास्यूटिकल भाषा में। अब डिफॉर्मेशन की डेफिनेशन देखते हैं। डिफॉर्मेशन इज द चेंज इन शेप और साइज ऑफ अ मटेरियल व्हेन फोर्स इज अप्लाइड। जब फोर्स वगैरह आप अप्लाई करते हो, किसी चीज पे बल लगाते हो, तो उसके आकार में परिवर्तन आ जाता है और उसे ही हम डिफॉर्मेशन कहते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे कि डिफॉर्मेशन कितने तरह के होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी हिंदी डेफिनेशन। देखिए, जब किसी ठोस पदार्थ पर बल लगाया जाता है और उसके आकार या आयाम में परिवर्तन होता है तो उसे विकृति कहते हैं। ये डेफिनेशन एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो आप इसे याद रख सकते हो। मेनली आपको एग्जाम में इंग्लिश में लिखना है, तो कोशिश कीजिएगा कि इंग्लिश में आप इसे याद कर लें। इसके बाद देखेंगे इसका पहला टाइप है हमारा इलास्टिक डिफॉर्मेशन। अब इलास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होती है? नाम से पता लग रहा होगा कि इलास्टिक यानी लचीलापन। अगर किसी वस्तु के अंदर हम फोर्स लगाए और उसकी शेप में चेंज आए, और जैसे आप फोर्स हटाओ तो उसकी शेप अगर वापस पहले जैसी हो जाए, तो उसे हम बोलेंगे इलास्टिक डिफॉर्मेशन। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इलास्टिक डिफॉर्मेशन इज द टेम्पररी चेंज यानी टेम्पररी चेंज इन शेप दैट डिसअपीयर्स आफ्टर रिमूविंग अप्लाइड फोर्स। जैसे ही आप जो फोर्स उस पर लगा रहे हो तब तक उसमें चेंज रहेगा उसकी शेप या साइज में, पर जैसे ही आप उससे फोर्स हटा दोगे तो वो वापस अपनी नॉर्मल शेप में आ जाएगा। और एक बात जो पॉइंट यहाँ पर याद रखने का होता है वो होता है कि इलास्टिक डिफॉर्मेशन जिन जिन ऑब्जेक्ट्स में होती है वो अपनी शेप को याद रखते हैं, इसलिए जैसे उनके ऊपर से फोर्स हटाया जाता है तो फिर से अपने नॉर्मल शेप में लौट आता है। प्रात्यात विकृति वह अस्थायी परिवर्तन है जो बल हटाने पर समाप्त हो जाता है और पदार्थ अपने मूल आकार में लौट आता है, यानी अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है। इसके बाद देखेंगे, ये एक मेन पॉइंट है कि इट फॉलोज हुक्स लॉ। ये हुक्स लॉ को फॉलो करता है विद इन इलास्टिक लिमिट। अब इलास्टिक लिमिट क्या होती है? जब आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हो और वो उसकी शेप या साइज में चेंज आ रहा है, तो एक लिमिट तक चेंज आता है। अगर उस लिमिट को पार कर जाते हो तो वो ऑब्जेक्ट या तो टूट जाएगा या एकदम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इलास्टिक लिमिट तक वो हुक्स लॉ को फॉलो करते हैं। कौन? हमारे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन वाले ऑब्जेक्ट्स। इलास्टिक है ना। एग्जांपल देखेंगे इसके। स्ट्रेच अ रबर बैंड स्लाइटली। अगर आप किसी रबर बैंड को थोड़ा सा खींचते हो और उसके बाद उसको छोड़ दोगे, तो जब तक फोर्स लगाया रखा तब तक उसकी शेप में चेंज आया, फिर जैसे आपने उसको छोड़ा तो वापस अपनी नॉर्मल शेप में वो लौट आता है। तो ये है हमारी इलास्टिक डिफॉर्मेशन का एक बढ़िया एग्जांपल। अब इसको याद रखने वाली लाइन है कि इलास्टिक रिमेंबर्स इट्स शेप। जो इलास्टिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो अपनी शेप को याद रखते हैं, जैसे ही फोर्स हटाते हैं तो वापस अपनी नॉर्मल शेप में लौट आते हैं। इसके बाद देखेंगे सेकंड टाइप, जो कि है हमारा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। अब पहला था इलास्टिक और सेकंड है प्लास्टिक। इसके अंदर होता है कि जो चेंज होता है वो परमानेंट हो जाता है। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हो और उसकी शेप या साइज में चेंज आ रहा है, तो वो जो चेंज है वो परमानेंट रहने वाला है, वो वापस अपनी नॉर्मल शेप में नहीं लौटता। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इज द परमानेंट चेंज इन शेप आफ्टर रिमूविंग द अप्लाइड फोर्स। जो फोर्स आप लगा रहे थे, अगर आप उसे हटा भी दोगे तो भी उसकी शेप में वापस से चेंज नहीं होगा। जो फोर्स लगाने के बाद शेप चेंज हुई है वो उसी शेप में रहने वाला है। स्थायी विकृति वह परिवर्तन है
जो बल हटाने पर भी बना रहता है और पदार्थ अपने मूल आकार में वापस नहीं आता, यानी अपनी ओरिजिनल शेप वापस नहीं आता। चलिए आगे देखते हैं इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल आप समझ सकते हो, जो हमारी क्ले होती है, जो गीली मिट्टी होती है, अगर आप उसके ऊपर थोड़ा फोर्स लगाओगे तो उसकी शेप में चेंज आ जाएगा। लेकिन जैसे आप हटाओगे अपना हाथ वगैरह तो उसकी शेप वापस पहले जैसे नहीं होने वाली, उसके अंदर एक तरीके से परमानेंट चेंज आ जाता है। वही इसका एग्जाम्पल है। प्रेस क्ले, इट डज नॉट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप, है ना। अब इसको याद कैसे रखोगे? प्लास्टिक फॉरगेट्स इट्स शेप। जो प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को फॉलो करते हैं, वो अपनी ओरिजिनल शेप को याद नहीं रखते हैं। ये मेमोरी लाइन है ना, इसको आप याद रख सकते हो। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जिनकी हमने बात करी थी वो हम पढ़ने वाले हैं। हमने डिफॉर्मेशन देख लिया। अब इनके अंदर आने वाली कुछ प्रॉपर्टीज होती है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारी स्ट्रेस। स्ट्रेस से आपको पता लग रहा होगा कि तनाव एक तरीके से। तो किसी पर यूनिट एरिया पर हम अगर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसी को हम स्ट्रेस कहते हैं, है ना। द फोर्स अप्लाइड ऑन पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस इज द फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया ऑफ अ मटेरियल। किसी भी धातु के ऊपर, उसके एरिया के ऊपर अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो पर यूनिट एरिया पे, तो उसको स्ट्रेस का नाम दिया जाता है। तनाव वह बल है जो प्रति इकाई क्षेत्रफल पे लगाया जाता है। फॉर्मूला इसका देखेंगे। आप एक तरीके से और समझ सकते हो, अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, एरिया के ऊपर अगर आप ज्यादा फोर्स लगाओगे, कम एरिया पे ज्यादा फोर्स लगाओगे, तो उसका स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा होगा। ये याद रखने वाला पॉइंट है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रेस इक्वल्स टू फोर्स बाई एरिया। इसका मतलब पर यूनिट एरिया पे कितना फोर्स हम लोग लगा रहे हैं, उसी को हम स्ट्रेस कहते हैं। ये फॉर्मूला है, आप इसे डायरेक्ट याद रख सकते हो। चलिए इसकी यूनिट देखते हैं। इसकी यूनिट होती है हमारी पास्कल, जिसे हम पीए से डिनोट करते हैं। ये फॉर्मूला और यूनिट याद रखने वाली चीज है। ये आपने डेफिनेशन समझ ली होगी तो आप उनको डायरेक्ट याद कर सकते हो। चलिए आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। अब स्ट्रेस कितने प्रकार के होते हैं? फर्स्ट आता है हमारा टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसिल स्ट्रेस कौन सा होता है? जो हमारा पुलिंग स्ट्रेस होता है, यानी किसी ऑब्जेक्ट को आप, उसकी एक पॉइंट स्टेबल है और दूसरी जगह से आप उसे खींच रहे हो, तो वो पुलिंग स्ट्रेस है, जिसके अंदर आप उस ऑब्जेक्ट को खींच के उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो। इसके बाद अगला हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेस यानी प्रेसिंग। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, उसको आप चारों ओर से दबा रहे हो, उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो, उसको कंप्रेस करना चाह रहे हो, तो उसे हम बोलेंगे हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस आपको देखने को मिलेगा कि हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर फॉर्मुलेशन का टाइम बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। जो हमारी टेबलेट वगैरह हम बनाते हैं, उसके अंदर इसका यूज होता है। जो पाउडर कंपैक्शन होता है, उसके अंदर हमारे कंप्रेसिव स्ट्रेस का यूज करके टेबलेट बनाई जाती है। इन चीजों को आप आगे पढ़ने वाले हो। इसके बाद अगला होता है हमारा शेयर स्ट्रेस। शेयर स्ट्रेस हमने पहले भी पढ़ा है। ये आता है हमारे विस्कोसिटी या हमारे जो लिक्विड्स वगैरह होते हैं उससे रिलेटेड होता है। ये होता है स्लाइडिंग स्ट्रेस। मतलब अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रेस लगा रहे हो, उस पर फोर्स लगा रहे हो और वो मूव कर रही है, स्लाइड कर रही है, तो उसे हम बोलेंगे हमारा शियर स्ट्रेस, है ना। इसके बाद आगे देखते हैं। अगली टर्म है हमारी स्ट्रेन। अब स्ट्रेस हमने पढ़ लिया, अब अगली टर्म है हमारी स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होती है? स्ट्रेन को आप डायरेक्टली समझो तो चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, यानी किसी ऑब्जेक्ट पे आपने फोर्स लगाया तो उसके अंदर कितना चेंज आया, उसे हम स्ट्रेन कहेंगे। इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा एल, यानी चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। ये इसका फॉर्मूला होता है, यानी ओरिजिनल लेंथ के बजाय हमारी जो लेंथ है उसके अंदर कितना चेंज आया, उन दोनों का रेशियो ही हमारा स्ट्रेन होता है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन ऑफ द ओरिजिनल डायमेंशन, यानी जो चेंज आया है किसी भी यूनिट पर या किसी हमारे मटेरियल के डायमेंशन पर, उसका रेशियो होता है उसकी ओरिजिनल लेंथ या उसकी ओरिजिनल डायमेंशन के साथ। विकृति अनुपात वह अनुपात है जिसमें लंबाई में परिवर्तन को मूल लंबाई से विभाजित किया जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? वैसे तो स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, यानी सिंपली डेल्टा एल, मतलब चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय एल, यानी हमारी ओरिजिनल लेंथ। इसको आप डायरेक्टली याद रख सकते हो। चलिए, स्ट्रेन हैज नो यूनिट। इसकी यूनिट नहीं होती है। जैसे स्ट्रेस की यूनिट पास्कल है, उस तरीके से स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं है। चलिए आगे देखते हैं इलास्टिक मॉडुलस। अब अगली टर्म है हमारी इलास्टिक मॉडुलस, जिसे हम यंग मॉडुलस के नाम से भी जानते हैं। इसको आपने 12th में भी पढ़ा होगा, पर हम लोग यहाँ इसे अच्छे से फिर से पढ़ने वाले हैं। इलास्टिक मॉडुलस क्या होता है? स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, यानी स्ट्रेस और स्ट्रेन का अनुपात, उनका रेशियो, उसे ही हम इलास्टिक मॉडुलस कहते हैं।
इसकी डेफिनेशन देखेंगे, इलास्टिक मॉडुलस इज द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन्स रेशियो। स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो ही हमारा इलास्टिक मॉडुलस होता है विद इन द इलास्टिक लिमिट्स। इलास्टिक लिमिट्स मैंने बताई कि वो लिमिट जहां तक इलास्टिसिटी फॉलो करता है कोई भी मटेरियल, है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, और हम इसे ई से डिनोट करते हैं इलास्टिक मॉडुलस। इसका एक साइन भी होता है जिसे हम वाई से डिनोट करते हैं और इसे हम बोलते हैं यंग मॉडुलस। इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट पास्कल होती है, क्योंकि स्ट्रेस की यूनिट पास्कल होती है और स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती, तो बच जाएगी सिर्फ स्ट्रेस और रहेगा पास्कल, है ना। अब देखते हैं, हायर मॉडुलस मींस मटेरियल इज रिजिड। मतलब अगर किसी मटेरियल का जो यंग मॉडुलस है वो हाई है, इसका मतलब वो रिजिड है, टफ है। तो बेसिकली जो हमारा यंग मॉडुलस है वो हमें यही बताता है कि कोई भी मटेरियल कितना रिजिड है, कितना रफ है, कितना टफ है, इसके बारे में हमें बताता है हमारा यंग मॉडुलस। लोअर मॉडुलस मींस मटेरियल इज फ्लेक्सिबल। अगर किसी मटेरियल का मॉडुलस कम है, इसका मतलब उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा है। जैसे आप समझोगे कि हायर मॉडुलस हमारा कौन होंगे, मोस्टली हमारे मेटल्स होते हैं, वो उनका जो यंग मॉडुलस होता है वो हाई होता है। बजाय जैसे अब लो मॉडुलस किसका होगा, जो हमारा रबर होता है, उसकी इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा होती है और उसका यंग मॉडुलस भी काफी कम होता है ना। चलिए आगे देखते हैं, देखेंगे हम हैकेल्स इक्वेशन। हैकेल्स इक्वेशन हमारे फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस में काफी यूजफुल होती है। इस टर्म को हम समझेंगे, हैकेल्स इक्वेशन कहाँ यूज आती है। मैंने आपको बताया था कि एक कंप्रेशन होता है ना, कंप्रेशन जो फोर्स होता है वो यूज होता है हमारे दवाइयां जो पाउडर वगैरह होते हैं उनके कॉम्पैक्शन में, उनको कॉम्पैक्ट करके जो हमारी टेबलेट बनाई जाती है उसके अंदर यूज होता है, और उसके अंदर यूज होने वाली मेन चीज है हमारी हैकेल्स इक्वेशन। हैकेल्स इक्वेशन का यूज करके जो पाउडर होता है उनकी कॉम्पेक्शन का पता लगाया जाता है, उनकी लिमिट का पता लगाया जाता है और उससे टैबलेट बनाई जाती है। चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द हैकेल्स इक्वेशन इज यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल साइंस टू स्टडी पाउडर कॉम्पेक्शन ड्यूरिंग टैबलेट फॉर्मेशन। जब टैबलेट का फॉर्मेशन करते हैं उस टाइम जो पाउडर होता है उसका जो कॉम्पेक्शन हम करते हैं उसका डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे, उसका पता लगाते हैं हैकेल्स इक्वेशन के द्वारा। चलिए इसकी इक्वेशन देखते हैं। अब इसकी इक्वेशन क्या है, इसकी इक्वेशन है ln इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस डी इज इक्वल्स टू केपी प्लस ए। अब ln क्या होता है, ln होता है हमारा log, और जो 1 होता है ये होती है न्यूमेरिकल वैल्यू, डी यहाँ होती है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी किसकी होगी, पाउडर की। इसके अलावा जो पी होता है वो हमारा अप्लाइड प्रेशर है, जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं पाउडर को कॉम्पैक्ट करके टैबलेट बनाने के लिए, है ना। और जो हमारा ए और के है ये दोनों कांस्टेंट होते हैं। के होता है हमारा हैकेल्स इक्वेशन कांस्टेंट, है ना। इसके बाद हम आगे देखेंगे कि व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड ऑन पाउडर, जब पाउडर पे प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो उसके पार्टिकल्स के अरेंजमेंट चेंज होती है, उनके बीच की जो एयर होती है, एयर स्पेस होते हैं वो कम होते हैं, एयर बाहर निकल जाती है, और जो वो हमारा पाउडर है वो एकदम टाइटली पैक हो जाता है और सॉलिड का फॉर्म ले लेता है। इसके अंदर क्या होती है, इसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, इसकी वजह से सॉलिड की तरह एक्ट करता है ना। इफ के वैल्यू इज हाई द मटेरियल शोज गुड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। अगर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग के की वैल्यू बहुत अच्छी है, ज्यादा है, तो जो हमारा मटेरियल होगा उसकी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन भी काफी अच्छी होगी। इसका मतलब उसके अंदर परमानेंट चेंज आने के चांसेस ज्यादा होंगे, है ना। ये हो गई हमारी हैकेल्स इक्वेशन, इसको हमने पढ़ लिया। ये कहाँ यूज होती है, जब जो पाउडर वगैरह होते हैं उनके कॉम्पेक्शन के अंदर इसका यूज किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे शॉर्ट कंक्लूजन, यानी जो हमने आज पढ़ा उसकी समरी टाइप में हम रिवाइज करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। विस्कोसिटी एक्सप्लेन्स हाउ लिक्विड फ्लोज। जो विस्कोसिटी होती है वो हमें बताती है कि एक लिक्विड कैसे फ्लो करेगा। मतलब विस्कोसिटी क्या होती है, रेजिस्टेंस टू फ्लो, लिक्विड की वह प्रॉपर्टी जो उसे फ्लो करने से रोकती है। तो विस्कोसिटी पे हमारे लिक्विड का फ्लो डिपेंड करता है। इसके बाद देखेंगे, डिफॉर्मेशन एक्सप्लेन्स हाउ सॉलिड बिहेव अंडर फोर्स। जब किसी भी मटेरियल पे फोर्स लगाया जाता है तो फोर्स के अंडर वो मटेरियल कैसे रिएक्ट करेगा, कैसे अपनी शेप और साइज में चेंज करेगा, वो हम जानते हैं डिफॉर्मेशन के अंदर। इसके बाद देखेंगे स्ट्रेस और स्ट्रेन, तनाव और हमारा स्ट्रेन बताता है कि जो मटेरियल है उसके इंटरनल, उसके ऊपर फोर्स का क्या इफेक्ट होता है। इंटरनल रिस्पॉन्स ऑफ मटेरियल कौन बताता है, हमारा स्ट्रेस और स्ट्रेन, है ना। इसके बाद देखेंगे इलास्टिकल मॉडुलस। जो इलास्टिक मॉडुलस क्या बताता है, हमारी रिजिडिटी, यानी मटेरियल कितना टफ है, कितना इलास्टिक हो सकता है, उसके बारे में यंग मॉडुलस से पता लगाया जाता है।
इसके बाद जो लास्ट आती है हमारी हेकल्स इक्वेशन, वो क्या बताती है कि पाउडर कंप्रेशन के बारे में, कि जो फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस के अंदर पाउडर कंप्रेशन किया जाता है, पाउडर का कॉम्पैक्शन किया जाता है ड्रग या टैबलेट फॉर्मेशन के लिए, तो उसका पता लगाया जाता है हेकल्स इक्वेशन के थ्रू। तो ये सब पढ़ा हमने आज के लेक्चर में। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। साथ ही साथ वीडियो लेक्चर का रिवीजन जरूर करें। जो लेक्चर आप देख रहे हैं उनका रिवीजन करेंगे तो आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आएगी। इसके अलावा जो नोट्स वगैरह है वो आपको कटारिया फार्मेसी के ऐप पे जाकर मिल जाएंगे, वहां से आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हो। इसी के साथ साथ आज के लेक्चर में इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग, बाय।